हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों से वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करेंगे। एक्चुअली में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग शब्द से आपको ऐसा लगता है कि यह शब्द इकोनॉमिक्स से निकाल के लाया गया है। इन्फ्लेशन अकाउंट में कैसे पढ़ाया जा सकता है? एक्चुअली में इन्फ्लेशन जो है वो वाकई में इकोनॉमिक्स का शब्द है। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और बिना इन्फ्लेशन के हम लोग इकोनॉमिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। तो उसके कुछ इम्पैक्ट को, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को जब अकाउंट्स में हम लोग लेकर आते हैं तो वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बन जाता है। ये लास्ट 2 या 3 ईयर्स से ही इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के नाम से अकाउंट्स में सिलेबस में आया है। तो इसलिए आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करेंगे। देखिएगा, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता क्या है। एक्चुअली में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात अगर करें तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को। जैसे हमारे दादा हमें बताया करते थे, आपके भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपको बताते होंगे कि पहले वो जब जाया करते थे तो मेले में अगर जाना है, उनको कहीं घूमने जाना है, सर्कस में घूमने जाते थे तो 1 रुपया लेके गए और जो है 1 रुपये में वो मेले में सर्कस भी देखते थे, मौत का कुआं भी देख कर आते थे, वो जो है टिक्की भी खा कर आते थे, समोसे भी खा कर आते थे, पूरा मेला घूम के आते थे और उसमें से भी वो 1 रुपये में से पैसे बचा के आते थे। ठीक है। आफ्टर फिर जो है आफ्टर सम टाइम्स फिर हमारे जो है पापा बताया करते थे कि वो जो है 10 रुपये लेके जाया करते थे, तो 10 रुपये में सब सामान जो है सब ऐसे ही करके आया करते थे वो, और उसमें से भी पैसे बचा के वो लाया करते थे। फिर हमने भी अपना समय देखा है, कुछ समय पहले हम लोग जाते थे तो मतलब ही नहीं होता कि हम लोग 1 रुपये में सामान लेकर आ जाएं। आज की तारीख में अगर हम लोग लेकर जाएं तो 100 रुपये भी मेले में कम पड़ जाएंगे हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जो सामान 1 रुपये का आता था वो सामान अब 10 रुपये का नहीं आता, वो सामान अब 100 रुपये में भी नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यहाँ पर आइटम में, देखिए इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला, जो भी हम खरीदने जाते हैं उनके रेट बढ़ गए हैं, उनके रेट हाई हो गए हैं। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिससे हम लोग यह माल खरीदते हैं, यानी जिसके थ्रू हम लोग माल खरीदते हैं उसको मनी बोलते हैं, पैसे बोलते हैं, या उस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि उससे कुछ भी सामान आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इम्पैक्ट जो पड़ा, इसी इम्पैक्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। ये जो रेट में चेंजिंग हुआ, इस रेट को हम लोग जो चेंज किस कॉजेज से हुआ है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। एक्चुअली में होता क्या है कि यह जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है, अकाउंट्स में जो खाते बनते हैं, अकाउंट्स में जो हमारे अकाउंट मेंटेन होते हैं, वो पूरे साल में एक बार होते हैं। यानी कि हम लोगों ने जनवरी 1 या अप्रैल 1 को शुरू किया अकाउंट्स, और आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने बाद हम अपने खातों को बंद करते हैं। तो इन 12 महीने में भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है, किसी भी आइटम के पैसे बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या किसी से हम लोगों ने लोन लिया है तो उस लोन के वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी कह नहीं सकते। तो ऐसी जो बातें होती हैं, अगर हम इसी तरीके से वही रेट पर अकाउंट दिखाते रहें जैसे पहले दिखाते आए हैं, तो हमारे जो अकाउंट की सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ट्रू नहीं आती, वो फेयर नहीं आती, उस वो पिक्चर क्लियर नहीं होती। जब पिक्चर ही अकाउंट्स हम लोग बना रहे और अकाउंट्स से हमें कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल रही, जानकारी सही नहीं मिल रही, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल सही एग्जैक्टली निकल कर नहीं आ रहे, तो फिर हमारा अकाउंट बनाने का औचित्य ही क्या है? तो इसलिए यह डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए ही इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बना है। आई होप इसका ओवरऑल थोड़ा मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे आपसे। 100% आपको समझ में आएगा। आप बस वीडियो देखिएगा और दिमाग बस यहीं पर रखिएगा, आपको एक एक पॉइंट इसमें समझ में आने वाला है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक्चुअली में कहता है कि देखिए कि ऑल ट्रांजेक्शन इन बिजनेस आर डन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हमारे अकाउंट्स में जितने भी एंट्री की जाती हैं वो सबके सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की जाती हैं।
आप लोगों ने अकाउंट्स के 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं। उस अकाउंट्स के 14 प्रिंसिपल्स में से एक कॉन्सेप्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको कि हमारे अकाउंट्स के अंदर जो भी एसेट्स खरीदी जाती है, जितने रुपए की खरीदी जाती है, हमेशा उतने रुपए की ही दिखाई जाती है। और जब हम उसको आगे ले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, तो उसको भी उसी प्राइस पर लेकर जाते हैं। हालांकि हम डेप्रीशिएशन लगा देते हैं, बट डेप्रीशिएशन भी हम लोग जितने रुपए की खरीदी है उसी पर लगाते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर हम लोग लगाते हैं। तो इसका मतलब हमारे अकाउंट्स में जितने भी एंट्री होती हैं वो सब की सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती हैं। और देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमेशा वहीं पर काम में आ सकता है जहाँ पर रेटों में फ्लक्चुएट नहीं होता हो, जहाँ रेट जल्दी से बढ़ते ना हो, रेट जल्दी से घटते ना हो। एक्चुअली में 1930 से पहले, 1930 के आसपास जो विश्वव्यापी महामंदी आई, 1920 में महामंदी के बाद जो ये दौर चला, तो वहाँ से रेटों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होने लगा। इससे पहले रेट जो है वो बिल्कुल फिक्स अक्सर रहा करते थे, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जो है वहाँ आसानी से जो है फॉलोअप हो जाता था। बट 1930 के आसपास से रेटों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लगे। अब चेंजिंग आने लगे, हमने अकाउंट्स बनाए अलग बेस पर, और आफ्टर 1 ईयर्स जो रुपए की कीमत है वो घट या बढ़ने के कारण से जो अकाउंट्स की जो क्लियर पिक्चर निकल के आ रही है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर नहीं है, वो गलत निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से अकाउंट नहीं बनाने चाहिए क्या? लेकिन हमारी अकाउंट्स तो आज भी यही कहती है कि हमको जो अपने अकाउंट मेंटेन करनी चाहिए, हमें जो अपनी बुक्स मेंटेन करनी चाहिए, हमें जो अपनी एसेट्स दिखानी चाहिए, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे ही दिखाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि आज भी अकाउंट जो हमारे मेंटेन होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे ही मेंटेन होते हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे ही बनाएंगे। तो फिर क्वेश्चन राइज होता है, तो सर फिर हम कैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फुलफिल कर पाएंगे? नया मेथड हमारे पास आया नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को हम छोड़ सकते नहीं क्योंकि और इसमें कमियां आप बता रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने फिर इसका बीच का रास्ता निकाला कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनाइएगा, बट उस समय की जो वैल्यू है, जिस समय आप लोगों ने अकाउंट मेंटेन करे, और आज की जो वैल्यू है उसके वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो वो जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को हम अकाउंट में मेंटेन कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। यानी कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिएगा कि जैसे 2010 में देखिए इंडेक्स निकलते हैं, गवर्नमेंट इंडेक्स निकालती है, खासकर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसी इनकम टैक्स में क्या होता है कि इंडेक्स होते हैं हमारे, ये बताता है कि जो 2010 में 100 रुपये थे वो 2019 में 345 रुपये के बराबर हैं। ये इंडेक्स आरबीआई निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब 100 रुपये की वैल्यू जो है वो आज 345 रुपये के बराबर है। यानी 345 रुपये का सामान खरीद लीजिए आज जो सामान आपको 2010 में 100 रुपये खर्च करके मिलता था, वही आज आपको 345 रुपीज़ खर्च करके मिलेगा। यानी कि अगर आप, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके रेट जो है चेंज हो गए। यानी कि अगर आपके फादर आपको 100 रुपये अगर जमा करने के लिए देते थे और आज वो 120 रुपये आपको देने लगे हैं 2019 में, तब भी आप ये मत मानिएगा कि 20 रुपये हमको बढ़ के मिल रहे हैं। नहीं, हमको जो मिल रहे हैं वो देखिए 345 में 100 का डिफरेंस निकालिएगा, 245, और 20 रुपीज़ उन्होंने बढ़ा के दिए, तो हमको 225 रुपये अभी भी कम मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2019 में 345 रुपये 2010 में 100 रुपये के बराबर हैं। इसलिए अगर आज हमें 345 रुपये मिलते हैं तो समझो कि हमें अभी भी 100 रुपये मिल रहे हैं 2010 के हिसाब से। हाँ, अगर हमको 355 रुपये मिलते हैं, 360 रुपये मिलते हैं, तो आप मान लीजिएगा कि हमको 2010 के मुकाबले थोड़ा सा पैसा फालतू मिल रहा है। तो यह इस तरीके से हम इंडेक्स के थ्रू जब अपने अमाउंट्स में चेंज करेंगे तो उस अमाउंट्स के जो चेंजिंग आई है उस चेंजिंग को हम P&L अकाउंट में दिखा के इन्फ्लेशन अकाउंटिंग तैयार कर लेंगे। आई होप आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो गए होंगे कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम क्या करने वाले हैं। तो इन्होंने बताया, देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको हमने लिखने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश की है कि जिससे सिस्टमेटिक तरीके से आप इसे कॉपी में भी मेंटेन कर पाएँ, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिख कर आएँ आप लोग, और आपके कॉन्सेप्ट भी बेटर तरीके से क्लियर हों। आप इसको कॉपी में भी नोट करते रहिएगा।
अब कहीं पाउज करके आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसकी स्पीड घटा बढ़ा के आप लोग आसानी से इसको कर लीजिएगा। तो इन्होंने कहा है कि आर ट्रांजेक्शन इन बिजनेस आर डन एन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हमारे अकाउंट्स में सारे के सारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस पर होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पर होती है। आगे इन्होंने बताया है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द assumptions that these are stability in the value of the currency। कह रहा है कि ऐतिहासिक लागत का लेखांकन जो किया जाता है वह इस मान्यता के आधार पर होता है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। यानी जैसे मैंने बताया कि 2010 में भी 100 रुपये का सामान आता था, वो ये मान के चलते हैं 2012 में भी वो 100 रुपये का आएगा, 2014 में भी जो है 100 रुपये का आएगा, 2016 में भी 100 का आएगा, 2020 में भी जो है 100 रुपीज़ का आएगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों से कि मॉनेटरी की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, महंगाई ही बढ़ेगी, घट भी तो सकता है। जैसे कोरोना होने के कारण से इस समय सब्जियां, दूध, ये सब जो है अचानक रेट घट गई हैं, तो ये भी मॉनेटरी इन्फ्लेशन का ही रूप है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन को में इस तरीके से ही किया जाता है। तो ये बता रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमेशा यही माना जाता है कि वो मुद्रा का जो मूल्य है वो स्टेबल रहता है। आगे इन्होंने बताया है परंतु व्यवहार में मुद्रा का मूल्य हमेशा स्थिर नहीं रहता। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए हम सिस्टम से चल रहे हैं। पहली लाइन में इन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट्स किस पर बनते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनते हैं। दूसरी लाइन में इन्होंने बताया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट किस पर बेस होता है? हमेशा इस पर बेस होता है कि जो हमारे प्राइस होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन थर्ड लाइन में ये हमसे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और होता भी ऐसा ही है कि बट इन द प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ करेंसी इज़ नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कभी भी जो है मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रह सकता। यह बात सच है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूँ होता है क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति में, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन होने से दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। टू कंडीशन अराइज ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। उनकी जो करेंसी है वो खरीदने में वो चेंजिंग होती है। क्या चेंजिंग होती है इन्होंने इसके बारे में बताया है आगे कि देखिए या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाएगी, तेजी आ जाएगी, मूल्य तेज हो जाएंगे, सामान तेज हो जाते हैं, सभी के प्राइस जो है वो ज़्यादा होकर मार्केट में बिकने लगते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा विस्फीति। ठीक है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में भी शायद आपके टॉपिक हो, मुझे नहीं पता, बट ये जो है टोटल इकोनॉमिक्स से ही कनेक्टेड है। तो डिफ्लेशन का मतलब कि जहाँ पर मुद्रा की बाज़ार में कमी हो जाए और यहाँ मॉनेटरी मुद्रा बाज़ार में ज़्यादा हो जाए। तो देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है, इन्होंने बताया प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है, एंड डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। देखो दोनों में डिफरेंस है। ये मुद्रा की क्रय शक्ति कह रहा है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी कहता है, ये प्राइस लेवल कहता है। देखिए प्राइस लेवल की बात करें तो समझ लेना कि प्राइस किसके होते हैं? प्राइस होते हैं आइटम्स के, प्राइस होते हैं गुड्स के, प्राइस होते हैं कमोडिटी के, यानी माल के। जिस माल को हम लोग बेचते हैं, जिस माल को हम लोग खरीदते हैं, जो माल मार्केट में मिलता है उसको उस पर जो प्राइस उस पर लिखा रहता है, दैट्स कॉल्ड आर प्राइस लेवल, मूल्य स्तर। तो ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है, उसमें प्राइस लेवल, वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है, एंड डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। इसका मतलब हुआ कि जो 100 रुपये की वैल्यू है या रुपये की जो कीमत है वो घटने लगती है, यानी उसकी वैल्यू घटने लगती है। देखिए एक कॉमन सेंस की बात है कि पहले जो 100 रुपये में माल आता था आपका, मान लीजिए 100 रुपये में 10 किलो आप लोग जो है मैंगो खरीद के लाते थे। ठीक है, आज महंगाई होने के कारण से मैंगो के रेट जो है हाई हो गए, तो आज आप 100 रुपये में खरीद के लाते हैं 5 किलो। तो देखो पहला पहला कह रहा है मूल्य स्तर में वृद्धि। पहले क्या मिलता था हमको? 10 रुपये किलो मिलता था आम। अब हमको आम कितना मिल रहा है? 20 रुपये के जी, तो प्राइस बढ़ गया। दूसरा कह रहा है डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। देखिए डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि पहले 100 रुपये में हम 10 किलो लेकर आते थे,
अब 100 रुपये में हम 5 किलो लेकर आ रहे हैं तो 100 रुपये की क्रय शक्ति घट गई, नहीं घट गई? 100 रुपये में परचेज अब हम कम करके आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। कि जितने रुपए में हम पहले खरीद के लाते थे उतने रुपए में अब हम कम खरीद के लाते हैं, इसलिए डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। ऐसा क्यों होता है? मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्यों होता है? इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चैप्टर है, आप जब पढ़ेंगे वहाँ पर तो बहुत डीपली वहाँ पर जो है लेकर जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मीन्स होता है कि जब बाज़ार में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, बाज़ार में लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाए। पैसा क्यों ज़्यादा होता है, कहाँ से आता है, ये सब फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, बाज़ार में ज़्यादा पैसा आ जाता है, बाज़ार में ज़्यादा पैसा है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे, जब वो खर्च ज़्यादा करेंगे तो सामान ज़्यादा मार्केट में मांग बढ़ेगी, जब सामानों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑफिशियली क्या होगा कि जो प्राइस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, तो मूल्य बढ़ गए, ठीक है ना। और जब पैसा ज़्यादा है तो लोगों के दिमाग में पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन क्या होता है। कुल मिला के यहाँ पर मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझानी है आपको, मुझे आपको ये समझाना है कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, और डिफ्लेशन में उल्टा हो जाता है, जब मुद्रा बाजार में कम होती है तो प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है, वस्तुओं के, आइटम के, कमोडिटी के जो प्राइस हैं वो घटने लगते हैं, और इंक्रीजिंग इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है। यानी पहले हम लोग 100 रुपये में 10 किलो आम खरीद के लाते थे, अब 100 रुपये में 15 किलो आम या 20 किलो आम खरीद के लाएंगे तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि दोनों के इफेक्ट को कह रहा है कि कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड इन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज टुडे it is being emphasized that in order to reflect the real picture of the business in the era of the value addition, it is necessary to account for the effect of inflation in the account। कह रहा है इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज जितनी भी डेवलप कंट्री हैं या जितनी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें यह बात बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट दिया जा रहा है कि जो ये प्राइस चेंजिंग हुई है, इस प्राइस चेंज होने के कारण से जो वैल्यू में कमी या ज़्यादापन आ रहा है, इसके कारण से जो प्रॉफिट में हम लोगों को लग रहा ज़्यादा है लेकिन हो कम रहा है, ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है, इस इफ़ेक्ट को कहीं ना कहीं आप लोगों को लिखना चाहिए। और जब लिखने की बात होती है उसी को हम लोग बोलने लगते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बात समझ में आ रही है कि ये कहना चाह रहा है कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में बड़े बड़े जो है जितनी भी चीज़ें होती, बड़े बड़े जो कंट्री हैं उनमें तो बहुत पहले से ही इस इफ़ेक्ट को डाला गया है और उनके आधार पर ही ये जो है इन्फ्लेशन अकाउंट मेंटेन होने लगा है। तो इन्होंने कहा भी है, देखिए आगे, कि इन यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वित्तीय लेखांकन प्रमाणमंडल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, एंड इन ब्रिटेन में सैंडीलैंड्स समिति है, सैंडीलैंड्स कमेटी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है। उन्होंने अपने विचार बताए, पहले ही विचार बता दिए कि इन चीज़ों का लेखांकन में ज़रूर करना चाहिए। अगर इनका लेखा हम लोग अकाउंट्स में नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है विच इज़ नोन एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और प्राइस लेवल अकाउंटिंग। इसीलिए इसको मुद्रास्फीति लेखांकन और कीमत स्तर लेखांकन के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने बताया मुद्रास्फीति, और देखो इन्होंने अर्थ बता दिया इसका, कीमत स्तर लेखांकन यानी प्राइस लेवल, जो प्राइस में चेंज हो जाता है, यानी किसी और कारण से इफेक्ट ना पड़ रहा हो, खाली प्राइस के बढ़ने घटने से इफेक्ट पड़ रहा हो, उस इफेक्ट को जब हम अकाउंट में डालते हैं तो उस अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। तो हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आज हमने इतना समझा कि व्हाट इज़ मीनिंग, व्हाट इज़ इसका जो है क्या इन्फ्लेशन कैसे काम करेगा। आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ इसकी क्लियर करेंगे, बस आप नोट करते रहिएगा इसको, धीरे धीरे जो है आप लोग इसको जो है अपनी कॉपी में पेस्ट आउट करते रहिएगा, ठीक है। और कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।